प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं अंतिम सेट सेट नंबर 5 हिंदी इलेक्टिव यानी ऐच्छिक। इससे पहले चारों सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं। आपके सभी सब्जेक्ट के लगभग लगभग अंतिम सेट तक हम पहुंच चुके हैं और सभी सेट्स जिसके ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं ना उसी सेट्स को सबसे पहले करवाया जा रहा है। तो कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपकी क्लास में 40-50 स्टूडेंट होते हैं, सभी के साथ शेयर करिए व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से। और सभी को कमेंट करने के लिए बोलिए ताकि आपके सॉल्यूशंस जो हैं बना दिए जाएँ परफेक्ट तरीके से। और जो भी सॉल्यूशंस आप इस चैनल पे देखेंगे, वो सारे के सारे वैल्यूएबल सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी कि आपको गलत नहीं बताया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो गलत भी बताते हैं और वो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि आप गलत याद करके जाएँगे और गलत लिखेंगे और गलत सब कुछ हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से अपठित बोध दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसके पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनों के आंसर को। और वीडियो के अंत में जो है प्लेलिस्ट आपके सामने प्रकट हो जाएगी, उस पे टच करना, इसी स्क्रीन पे टच करना। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इस जगह पे। यहाँ पे 4 वीडियो मिलेंगे, एक इस कोने में, एक इस कोने में, एक इस कोने में और एक इस कोने में। 4 कोनों में 4 प्लेलिस्ट आपको वीडियो मिलेगी, एक प्लेलिस्ट की होगी। उन वीडियोज़ को देख करके आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, मानव जीवन की सफलता किसमें है? तो इस पैसेज को जब पढ़ोगे तो आप इसको आंसर दोगे, तो आप जो है आंसर सही लिख। तो मानव जीवन की सफलता जो है मानव जीवन के चरम विकास को, पृथ्वी पर स्वर्ग को या गांधी जी के साम्राज्य को स्थापित करने में है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है, उत्सुकता से कौन किसकी ओर देख रहा है? तो संसार का सारा इतिहास, मानव के सारे पूर्वज उत्सुकता से सभी युगों की ओर देख रहा है। प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक जो है इसमें होगा कल का भविष्य युवक। ठीक है, कल का भविष्य युवक आप इन्वर्टेड कोमा में भी डाल सकते हैं, कल का भविष्य और ब्रैकेट में इन्वर्टेड कोमा में जो है युवक लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अथवा पाठ जो है यहाँ पर एक छोटी सी जो है पद्यांश दे रखी है, कविता दे रखी है और इस कविता को पढ़ने के बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे अवनी का अर्थ क्या है? तो अवनी है जो पृथ्वी या धरती को कहते हैं। तरु क्यों झूम रहे हैं? तो ये मंद सुगंधित वायु बह रही है जिसके कारण जो है तरु झूम रहे हैं। धरती किस प्रकार प्रसन्नता प्रकट करती है? तो धरती अपनी प्रसन्नता हरी घास के झोंकों में तथा मंद पवन के फूलने वाली तरुओं के द्वारा प्रकट कर रही है। इस पंक्ति के हिसाब से हमें आंसर देना है या करती है। इसके बाद आते हैं ख पार्ट में, अव्यक्ति माध्यम में। तो देखिए निम्न में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो झारखंड और पर्यटन और जीवन में खेलों का महत्व पर आपको एक निबंध लिखना है। तो देखिए झारखंड में पर्यटन के ऊपर हमने समझाया है, यहाँ पे पैसेज टू पैसेज लिखा है, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा पैराग्राफ आप देख लेना, क्योंकि इसको समय आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, और मैं पढ़ूंगा तो वो मेरे से ज़्यादा समझ में आएगा। आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो झारखंड के बारे में जो इतना, क्योंकि बड़ा लिखा हुआ है और इसको आपको समझना होगा। ठीक है, तो ये आप पूरा का पूरा लिख दोगे। इसमें पर्यटन जो है कहाँ कहाँ हैं, जगह कौन सी हैं, उन सभी जगहों की क्या प्रमुख चीज़ें हैं, वो आप इसमें जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे, क्योंकि पर्यटन की बातें हो रही हैं इसमें। तो इस तरह से पैराग्राफ बाई पैराग्राफ आप लिख दोगे। एक दो पैराग्राफ या जो पैराग्राफ आपसे याद नहीं होते उसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा 2 कॉपी इसमें लिखना होगा। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। इसी में आपका दूसरा एक निबंध था जीवन में खेलों के महत्व के ऊपर। तो ये रहा जीवन में खेलों के महत्व के ऊपर, पहले भूमिका वगैरह बता देंगे और उसके बाद में खेलों के प्रति जो है बदलती धारणा वो कैसी है वो बता देंगे। उसके बाद में हम खेलों का जो है खेल और स्वास्थ्य के बीच में क्या है संबंध, उसको बता सकते हैं। मानवीय मूल्य विकसित करते हैं खेल, उनको हम आसानी से बता सकते हैं। और उसके अलावा जो है आप खेलों के प्रकार भी बता सकते हैं और लास्ट में जो है इसका उपसंहार जो है पूरे का लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है निबंध कंप्लीट हो जाए। आगे बढ़ते हैं ख पार्ट में, और वीडियो के एंड स्क्रीन को जरूर देखना। आपकी प्लेलिस्ट आपके सामने इसी स्क्रीन पर कर देना। टच करते ही सारे वीडियो आपके सामने खुल जाएंगे। अपने गांव में कोरोना जांच कैंप लगवाने हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र जो है लिखना है। अपने गांव में आपको लगाना है तो कोई भी आप एड्रेस डालें, पहले सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस के बाद में दिनांक जरूर मेंशन करना है। फिर आप लिखोगे सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। फिर रांची जो आपका हो गया, और विषय हमारे गांव में कोरोना जांच कैंप लगाने के संबंध में। और फिर महाशय विनम्र अनुरोध है कि मैं पूर्वी टुंडी प्रखंड का रहने वाला हूँ, मैं सुंदर पहाड़ी का निवासी हूँ। जो भी आप एड्रेस डालना चाहें वो आपकी मर्जी है। महाशय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कोरोना जैसी बड़ी महामारी आज पूरे देश में फैली हुई है, जिसकी वजह से सभी लोगों को परेशानी हो रही है। कोरोना के बचाव हेतु सरकार द्वारा कोरोना का टीका लगवाया जा रहा है। सभी नियमों का पालन
पूरे गाँव वासी कर रहे हैं, किंतु अभी भी कुछ लोगों का टीकाकरण बाकी है। श्रीमान हमारे ग्राम में कैंप लगाकर टीकाकरण पूर्ण करें। अतः श्रीमान से आग्रह है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण हेतु हमारे ग्राम में भी कैंप लगवाएं। इस कार्य हेतु हम सभी आपके आभारी रहेंगे, और इस तरह से आप अपना नाम लिख दें। तो इस तरह से हो गया आपका लेटर। उल्टा पिरामिड शैली का आशय जो है आपको स्पष्ट करना है। तो समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली को ही फॉलो किया जाता है, आप सभी को पता है। तो समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है। सभी तरह से जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% अखबारें या खबरें या स्टोरी इसी शैली में लिखी जाती है। उल्टा पिरामिड शैली समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले दिखाया जाता है और बाद में घटते हुए महत्व में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस तथ्य में किसी घटना, विचार या समस्या का ब्यौरा जो है कालानुक्रम के बजाय समाचार के महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। तात्पर्य यह है कि शैली में कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं, बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में ही दिखाया जाता है या बताया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है: इंट्रो, बॉडी और समापन। और समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्वों को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बता दिया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरों को घटते हुए महत्व में लिखा जाता है, महत्व क्रम में लिखा जाता है। हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती हैं। अगर ज़रूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनें या पैराग्राफ को काटकर हटाया भी जा सकता है, और उस स्थिति में खबर वहीं समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से जो है उल्टा पिरामिड शैली के बारे में जो हमने स्पष्ट किया। अगला जो क्वेश्चन है, समाचार पत्र के कार्य को कितने और कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो समाचार पत्र के कार्य को जो है समाचार पत्रों का संकलित करना, समाचार पत्रों को संपादित कर छापने लायक बनाना, और समाचारों को पत्र या पत्रिका के रूप में छाप कर पाठक तक पहुंचाना, ये सारे के सारे क्रियाओं में बांटा गया है। बाकी आप इसके ऊपर अपनी मर्जी से कोई भी लाइन लिख सकते हैं। जरूरी है कि आपके क्वेश्चंस जो हैं जितने बड़े हैं उसके हिसाब से आप इसके आंसर्स को दें। तो इन पॉइंट्स को लिख करके आप एक एक दो दो लाइन जो है इनमें समझा सकते हैं। इसके बाद खंड ग जो है, इसमें आपसे पाठ्य पुस्तक से ये काव्यांश दिए गए हैं जिनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे चलिए हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। पहले खंड क की बात करते हैं इसमें। तो यहाँ पे सप्रसंग देखिए, उपयुक्त पंक्तियों को मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मत के नागमती वियोग खंड से लिया गया है। इस खंड में राजा रतन सेन ने के वियोग में संतृप्त रानी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन हुआ है, और इस वर्णन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में हर एक व्यक्ति चीर यानी वस्त्र लेकर मौज मना रहा है, लेकिन नागमती अपने पति को याद करके कहती है कि हे मेरे नाथ, मेरे मालिक, मेरे प्राणाधार, तुम जल्दी से आ जाओ। मेरी सुंदरता किस काम की, तुम जो गए तो मेरा रंग रूप भी साथ ले गए और लौट के फिर नहीं आए। अब तो लौट कर आ जाओ एक बार। जब से तुम गए हो उसके बाद से तुम पलट कर नहीं आए। अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई या सौभाग्य से तुम वापस आ जाते हो तो मेरा रंग रूप भी मुझे वापस मिलेगा। तो इस तरह से इसकी सप्रसंग व्याख्या कर देनी है। बी पार्ट जो इसमें दिया गया था, ख पार्ट सप्रसंग इसकी करते हैं। प्रस्तुत काव्य जो है पंक्तियां भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली से ली गई हैं, और राम के वनवास जाने के बाद माता कौशल्य की जो स्थिति है उसका चित्रण जो है इस काव्य में दिया गया है। और इसको हमने पहले सेट में भी डिस्कस किया, यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से माता कौशल्य अपने पुत्र राघव अर्थात श्री राम को फिर से लौट आने का आग्रह करती है। फिर माता कौशल्य कहती है कि एक बार आकर अपने घोड़ों को देख लो, फिर वापस वन लौट आना। यह वह घोड़े हैं जिनको तुम बहुत प्रेम करते थे। आज वही घोड़े तुम्हारा स्पर्श पाने के लिए तड़प रहे हैं। भरत जानते हैं कि यह तुम्हारे प्रिय घोड़े हैं, इसलिए तुम्हारे अनुपस्थिति में भरत इन घोड़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी वे कमजोर होते जा रहे हैं। तुम्हारे विरह में ये घोड़े सूखते जा रहे हैं। माता कौशल्य अपने विरह वेदना को इन घोड़ों के माध्यम से व्यक्त करती। इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का क पार्ट देखते हैं, जिसमें आपका राम के प्रति अपने शुद्ध भाव
को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये भी हमने बहुत सारे कुछ क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल कॉमन आंसर्स आते हैं, भले ही क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जाए। तो भरत अपने बड़े भाई राम से बहुत स्नेह करते हैं। वे स्वयं को बड़े भाई राम का जो है अनुचर मानते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। वन में जब वे भाई से मिलने जाते हैं तो उनके सामने खड़े होकर वे प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। अपने भाई से मिलन होने पर उनकी आंखों में आंसुओं की जलधारा प्रवाहित होने लगती है। अपने भाई को अपना स्वामी कहकर वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं और भाई की विशेषताओं का बखान करके वे अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भाई के दर्शन प्राप्त होने के बाद सब अच्छा ही होगा। और अपने वनवासी भाई की दशा देखकर वह दुखी हो उठते हैं और स्वयं को इसका कारण मानते हैं। इसकी यह अधीरता अपने बड़े भाई के प्रति अपार श्रद्धा का परिचायक है। इस तरह से हम बता सकते हैं। इसके बाद में पूस महीने में वीराणी को क्या अनुभूति होती है? तो पूस के महीने में जाड़ा चरम सीमा पे होता है। शरीर ठंड की अधिकता से थर-थर काँपने लगती है। सूर्य भी दक्षिणायन में हो जाता है और दक्षिण दिशा में जाकर सूर्य अपने स्वयं को अग्नि में तपा रहा है या तपा रहा होता है। विरह के कारण नागमती को सर्दी अत्यधिक कष्टदायक लगती है और नागमती सर्दी में काँप-काँप कर मरी जा रही है। नागमती सर्दी से बचने के लिए अपने पति के गले से लगने को उत्सुक है, परंतु उसके पति के विषय में कुछ भी पता है कि वो कहाँ है और उसे अपने पति के पास जाने का कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। इस तरह से आप जो है पूस महीने का जो है वर्णन करोगे विरहिणी के हिसाब से उसकी क्या अनुभूति। उसके बाद में घनानंद की रचनाओं की भाषिक विशेषताओं को अपने शब्द में लिखना है। तो उनकी रचनाओं में कुछ विशेषताएँ थी जिसमें अपनी रचनाओं में अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया। उन्होंने आभूषणों का बड़ी दक्षता के साथ प्रयोग किया। उनकी कौशल का परिचय उनकी रचनाओं को पढ़ते समय मिलता है। ब्रज भाषा के ये प्रवीण कवि थे और उनकी भाषा में साहित्यिक भी है और उनकी भाषा में साक्षरता का गुण देखने को मिलता है और काव्य भाषा में रचनात्मक के बोल भी हैं और उसके ये जनक भी माने जाते हैं। तो इस तरह से आप इसकी रचनाओं की विशेषताओं को अपने शब्दों में प्रयोग करके लिख सकते हैं। पाँचवा जो क्वेश्चन है, पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लेकर क्या आशीर्वाद दिया और पुजारी द्वारा आशीर्वाद देने के बाद लड़के और लड़की के व्यवहार में अटपटापन क्यों आया? तो लड़की और लड़का एक साथ मंदिर में गए थे और तो पुजारी ने लड़की के हम कहने पर यह सोचा कि ये दोनों पति पत्नी हैं और पुजारी ने इस भ्रम में आकर लड़की को आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा साथ रहें। पुजारी जी का यह आशीर्वाद सुनकर दोनों पन महसूस करने लगे या उनको दोनों को अटपटापन महसूस हुआ। लड़की के हम शब्द प्रयोग करने के कारण पुजारी जी को जो भ्रम हो गया और दोनों को ही लज्जा महसूस हुई और एक दूसरे से आँख भी ना मिला पा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे से अटपटा व्यवहार कर रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार पुजारी जी को बताया जाए कि लड़की ने हम का प्रयोग क्यों किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, जहाँ कोई वापस नहीं। पाठ के लेखक के अनुसार आज़ादी के बाद भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? तो लेखक के अनुसार स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि यहाँ सरकार ने विकास के लिए सर्वप्रथम औद्योगिकरण का रास्ता अपनाया जो कि स्वयं की कल्पना नहीं बल्कि पश्चिमी देशों की नकल थी। और इस कारण भारत में मनुष्य तथा प्रकृति के बीच का परस्पर संबंध जो है समाप्त हो गया। यदि सरकार के द्वारा सही रास्ता चुना जाता तो हमारे भारत का विकास भी होता और मानव तथा प्रकृति के बीच परस्पर संबंध भी बना रहता और प्रकृति भी बचती। इसके बाद में है आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी। तो देखिए, हाथी ने किसान को फसल पकने पर कहा कि हम दोनों ने मिलकर मेहनत की है। हम दोनों उसके स्वामी हैं। हम दोनों फसल को आधा आधा बांट लेंगे अर्थात दोनों आधा आधा खाएंगे। किसान ने विवश होकर के खाना प्रारंभ किया और गन्ने का एक छोर हाथी के सूंड में था तो दूसरा छोर जो है आदमी के मुंह में। गन्ने खाते वक्त जो है गन्ने के साथ साथ आदमी जो है हाथी की मुंह की तरफ खींचने लगा क्योंकि गन्ना जो है हाथी अपने सूंड से खा रहा है तो वो गन्ने को अपनी तरफ खींचता था और गन्ने का दूसरा छोर जो था आदमी के पास था तो वो भी उसकी तरफ जा रहा था। तो किसान ने हार मानकर जो है गन्ना को छोड़ दिया और किसान के गन्ना छोड़ते ही हाथी ने पूरा गन्ना खुद खा लिया। तो यहाँ पर जो है इस तरह से ये इन्होंने फसल बांटी। उसके बाद में महाकवि तुलसीदास अथवा विश्वनाथ त्रिपाठी की दो रचनाएं बतानी है। तो तुलसीदास की वैराग्य संदीपनी और कवितावली है और उसके बाद में विश्वनाथ की आप बताओगे तो व्योमकेश दरवेश और गुरु जी की खेती बाड़ी। इस तरह से आप दोनों रचनाएं। नेक्स्ट जो आठवां क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया, सॉरी सातवां क्वेश्चन जो है,
ऐसी कौन-सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है? अथवा में है, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण हैं? तो लेखक ने एक बार गाँव में ठुमरी सुनी थी और इस ठुमरी को सुनकर लेखक का रोने का मन करने लगा था। लेखक कहते हैं कि उस ठुमरी को सुनते समय उस स्त्री की याद हो जाती है या याद आ जाती है जिससे जिसे अपनी मृत्यु की गोद में गए पति की याद आती है और उसे बस प्रियतम से मिलने का इंतजार रहता है। उसका प्रियतम हर रूप में उसके साथ है। इसी स्मृति को याद करके लेखक को मृत्यु का बोध जो है अजीब तौर से जुड़ा हुआ मिलता है। ये हो गया इसका आंसर। अथवा पाठ की बात करें तो मालवा में अब अधिक बरसात नहीं होती, इसके कारण है मालवा में बढ़ते औद्योगिकरण से वहाँ का पर्यावरण जो है काफ़ी प्रभावित हुआ है। और उसके अलावा आप लिख सकते हैं वायुमंडल प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की जो है बढ़ोतरी हुई है और गर्म गैसें ये गर्म गैसें होती हैं जिसके कारण वायुमंडल जो है धरती की ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचा रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भी कंक्रीट के निर्माण में अधिकता पाई गई आई है और लगातार जंगलों और पेड़ों का जो है कटाई जारी है जिसके कारण मानसून में परिवर्तन हो रहा है और सभी प्रमुख कारण की वजह से जो है वहाँ पे वर्षा में कमी आ रही है। आठवां जो क्वेश्चन है, आधुनिक युग में विकास की औद्योगिक सभ्यता किस प्रकार उजाड़ की अ, अपबद्यता में बदल रही है ये बताना है। अथवा में विश्वकोहर की माटी के लेखक माँ की ममता का वर्णन किस प्रकार करते हैं ये आपको बता। देखिए, सबसे पहले हम जो है आधुनिक युग में विकास और औद्योगिकी सभ्यता की बात करते हैं तो हम लेखक के इस कथन से बिल्कुल सहमत है। ऐसी औद्योगिक सभ्यता जिसके विकास के नाम पर प्रदूषण प्राकृतिक दोहन पृथ्वी का विनाश ही किया है। मतलब यहाँ पे बोला है जिसने विकास के नाम पर प्रदूषण और प्राकृतिक दोहन और पृथ्वी का विनाश ही किया है उसे अपसभ्यता ही कहा जाएगा। यह विकास और प्रगति के नाम पर विनाश की ओर ले जा रहा है और मनुष्य अपनी उत्पत्ति के साथ से ही पृथ्वी का दोहन करना आरंभ कर दिया था, परंतु तब दोहन की प्रक्रिया बहुत ही मंद थी। जैसे जैसे यहाँ पे मनीष जो है ना, यहाँ पे इसको मनुष्य का विकास हुआ, यहाँ पे मनुष्य कर लेना। जैसे-जैसे मनुष्य का विकास होता गया, उसने प्रकृति का दोहन तेज़ी से करना आरंभ कर दिया और मनुष्य ने अपनी आवास के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। ईंट के निर्माण के लिए मिट्टी का उपयोग और कोयले और सीमेंट धातु इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पृथ्वी को खोद डाला। ये कैसा विकास है? इस औद्योगिक के कारण से जीव-जंतु जो है, पेड़-पौधे, नदी, पहाड़ों और भूमि सभी को नुकसान हो रहा है। जो हमें उजाड़ कर रहा है, अतः हम इसे अपसभ्यता ही मानते हैं। तो इस तरह से आपको इस अपसभ्यता को जो है समझाना था। इसका अथवा पाठ में बिस्कोहर की माटी में लेखक की माँ जो है ममता का कैसे वर्णन करती है देखिए। इसमें कहते हैं, लेखक कहते हैं कि माँ और बच्चे का संबंध अद्भुत होता है। माँ अपनी सारी ममता बच्चे पर लुटा देती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ उसे अपना दूध भोजन के रूप में ग्रहण कराती है, जो उस बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। बच्चा माँ के दूध के साथ-साथ संस्कार भी ग्रहण करता है। बच्चा रोता है तो माँ को मारता है। माँ कभी भी उसको नहीं मारती है, फिर भी बच्चा जो है माँ से चिपका रहता है और आप बता सकते हो कि यह माँ की ममता ही है, जो कि माँ कितना भी बच्चे को डाँटे, मारे, फिर भी बच्चा जो है माँ के पास ही आ जाता है। तो इस तरह से ये देख रही है आपके सामने जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है प्लेलिस्ट और वीडियोज़, इनको टच करके आप सारे के सारे प्लेलिस्ट और सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इस वीडियो को टच करिए, आपको जो है पूरा सॉल्यूशन दिखाई देगा। यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रहे हैं, इनको टच करके आप सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। क्योंकि कई बच्चों को जो है डिस्क्रिप्शन नहीं पता है, प्लेलिस्ट ढूँढना नहीं आता है, उनको सेट्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी सेट्स सारे बना दिए गए हैं, लेकिन उन बच्चों को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वो बच्चे ध्यान नहीं रखते चैनल पे, या तो फिर वो जो है देख नहीं पाते उस समय जिस समय ये वीडियो डाले गए हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप सीधे-सीधे इसको टच करके आप देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।